हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ बैक पेपर 2। ठीक है, और यह किस किस यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। देखिए, जिनका भी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है उन सभी के काम में आएगा, खास करके झारखंड के कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि हो गया आपका रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी NPU। इसके साथ ही आपको काम में आएगा BBMKU। ठीक है, इन तीनों का जो यूनिवर्सिटी का है, इसके अलावा भी कुछ काम में आएगा, अभी मैं बताऊँगा। इन तीनों में आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है सेमेस्टर 4 में। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपका SKMU हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। कोल्हार यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VBU में भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो BA BCom BSc सभी का फटफटा के मैं दूंगा, क्योंकि आज मुझे मंगलवार है, थोड़ा मंदिर जाना है। ठीक है, हर बार बोलता हूँ कि यार जाऊँगा 1 महीने से, आज फाइनली जाना है। तो आप लोग का जल्दी से मैं क्वेश्चन आंसर करवा देता हूं, और आने के बाद मैं मंदिर से आने के बाद फिर आप लोग का सेकंड क्लास लूँगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका सिलेबस पे बेस है। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ सेमेस्टर 4 आपका एग्जाम होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और OMR पेपर पे पास करने के लिए आपको 20 को सही करना होगा। ठीक है, टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं आपके सिलेबस में। कितना? 8 यूनिट पढ़ना है आपको सिलेबस में। ठीक है, तो यूनिट वाइज में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 30 क्वेश्चन है, इस यूनिट में 30 क्वेश्चन है। पहला है ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, मनुष्य और पर्यावरण। तो हमारा पहला प्रश्न आता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच के जो संबंध है यह क्या है। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी कि मनुष्य पर्यावरण का एक हिस्सा है और उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो देखिए, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो 1 मिनट, इसको आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा 2। ठीक है, इसको काट के C नंबर पर नहीं, इसको 2 कर लीजिएगा। पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। या तो पर्यावरण में वैसा जीव पाया जाएगा जिसमें जीवन है, या दूसरा जिसमें जीवन नहीं है। 2 ही चीज़ है पूरे के पूरे पृथ्वी में, या तो किसी में जीवन है और दूसरा उसमें जीवन नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ सकता है, तो ऐसे दृष्टिकोण में फिर 4 घटक हो जाएगा। ठीक है, मतलब मंडल 4 हैं। ठीक है, कौन कौन? स्थल मंडल जिसमें जमीन पाया जाता है, जल मंडल जिसमें केवल जल पाया जाता है, वायुमंडल जिसमें केवल वायु पाया जाता है, और जीव मंडल जिसमें ये तीनों का मिश्रण पाया जाता है, जहाँ पे जमीन भी रहता है, जल भी रहता है और वायु भी रहता है। इसको जीव मंडल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जीव मंडल में हैं, यहाँ पे जल भी है, वायु भी है और पानी भी है। ठीक है, तो अगर वायुमंडल की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यावरण के 4 घटक हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में कितने घटक हैं, तो 2 घटक, जैविक और अजैविक। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के व्यवहार और गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारा व्यवहार और गतिविधि ये सभी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रदूषण भी हम फैलाते हैं, जलवायु परिवर्तन भी करते हैं, वनों की कटाई भी करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं, शुद्ध जल भी करते हैं और हवा भी। ठीक है, जल और हवा को शुद्ध भी करते हैं और प्रदूषित भी करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग सब कुछ करते हैं। ठीक है, मनुष्य ही सर्वे सर्वा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, इनमें से सभी। आपके एग्जाम में जहाँ पर भी आपको उपरोक्त सभी देखने को मिल जाए, ज़्यादा संभावना है कि वही आंसर सही होगा आपका। ठीक है, तो एग्जाम में लगभग 10 प्रश्न ऐसे ही रहेंगे जो उपरोक्त सभी आंसर के रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। प्रदूषण से क्या होता है, या प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पानी, हवा, जल, मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिलना, जलवायु परिवर्तन होना, जैव विविधता का नुकसान होना, ये सभी क्या है, ये सभी है हमारा प्रदूषण, पॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन से क्या होता है। क्या होता है जलवायु परिवर्तन से? अरे भाई साहब, संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें तापमान वृद्धि होती है, तापमान का संतुलन बिगड़ता है। समुद्र में वृद्धि हो जाती है, किसका? जल का स्तर। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे भूकंप, वॉल्केनो होना, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ठीक है,
ये सभी घटनाएं होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं कि उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया था ना कि उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है ना आपके एग्जाम में मैक्सिमम देखने का आएगा उपरोक्त सभी। तो 10 को क्वेश्चन आपका ऐसा ही से हो जाएगा, 10 को आपको बस बनाना है, ठीक है। वनों की कटाई से क्या होता है, तो उपरोक्त सभी होता है, ठीक है। बस ये ऑप्शन देख लिए तो बोलिएगा फिर बनाने का क्या ही, सब तो अपने बन जाता है ना। तो वनों की कटाई से जैव विविधता का नुकसान होता है, मृदा का अपरदन होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तेजस एक्सप्रेस की तरह, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, अरे भाई पेड़ लगाओ, ठीक है। तो प्रदूषण को कम करो, प्रदूषण कम करना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए, ऊर्जा का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कौन से ऊर्जा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी ऊर्जाओं का कम से कम उपयोग करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण हमारा कम होगा। उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। 5 जून 1976 को, 1976 था ना 73 था यार। केन्या की राजधानी है, केन्या एक देश है, उसकी राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में अगर आप मैनी हेस्ट देखे होंगे तो वहाँ पे एक नैरोबी रहती है ना। तो नैरोबी में 5 जून 1973 को केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और 22 अप्रैल को याद कर लीजिएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में इसको मनाया गया था पहली बार 1992 में विश्व पृथ्वी दिवस को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को समझने के लिए कौन सी पढ़ाई महत्वपूर्ण है। अगर आपको मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध को समझना है तो कौन सा पढ़ाई महत्वपूर्ण है। देखिए हमें मिल गया आंसर ना, आपको भी मिल गया होगा आंसर उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर आपको मनुष्य और पर्यावरण को जानना है तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना होगा, ये तीनों चीज़ पढ़ना होगा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। और अगर इन तीनों में भी सभी अगर पूछा जाए कि इन तीनों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर उपरोक्त सभी आंसर ना दिया जाए तो फिर हम लोग मारेंगे पारिस्थितिकी को, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को कहा जाता है। अब आता है हमारा यूनिट 2, ठीक है, जो है इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र से हमारे कुछ एमसीक्यू है। पहला है हमारा 10 एमसीक्यू है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव या प्राथमिक स्रोत क्या है। तो देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे तो सन, सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पूरे के पूरे पृथ्वी में एनर्जी का, ऊर्जा का एक ही स्रोत है, वह है सन, ठीक है, सूर्य। इसलिए सूर्य को हम लोग पिता बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में क्या शामिल है। अजैविक, नॉन बायोटिक, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो देखिए अजैविक घटक में पौधा भी शामिल है, जानवर भी शामिल है, मिट्टी और पानी, हवा भी शामिल है, सूक्ष्म जीव भी शामिल है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक में कौन शामिल है बताइए, किसमें जीवन नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधे में जीवन पाया जाता है, जानवर में भी जीवन पाया जाता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव में भी जीवन पाया जाता है, बट मिट्टी, हवा, पानी, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है बॉस। तो ये हमारा हो जाएगा अजैविक घटक, और बाकी तीनों हो जाएंगे जैविक घटक, ठीक है, जिसमें जीवन पाया जाता है। अगला है हमारा, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किस स्तर पर आते हैं। तो देखिए खाद्य श्रृंखला जो होता है, फूड चेन आपने पढ़ा होगा, खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं इसको प्राथमिक स्तर कहा जाता है। कैसे, देखिए सबसे पहला होता है हमारा अपघटक, अपघटक से फिर घास फूस निकलते हैं, ठीक है, ये स्वयं पोषी होते हैं। इसके बाद प्रथम पोषी स्तर आता है शाकाहारी जीव, जैसे कि बकरी हो गया, ये शाकाहारी जीव है। लेकिन आजकल का बकरी तो आप मांस बना के रख दीजिए, खा जाएगा यार ठीक है, ऑमलेट बना के रख दीजिए, खा जाएगा। तो प्रथम पोषी स्तर कौन है, जैसे कि घास हो गया, घास स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है अपघटक, यानी कि सड़े गले पदार्थों से जो घास उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अपघटक, ये अपघटक। उसके बाद स्वयं पोषी, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये घास हो गए। इसके बाद प्रथम पोषी स्तर आता है, कौन आता है, तो इसमें आ जाता है आपके बकरी, फिर आपका आता है गाय, सभी शाकाहारी जो घास फूस को खाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे पोषी स्तर में आते हैं हम लोग, जैसे बकरी को खा गए हम लोग तो हम लोग दूसरे पोषी स्तर, हमको खाया फिर शेर, शेर तीसरा पोषी स्तर, ठीक है। शेर को किसने खाया, तो शेर को खाएगा फिर
कौन खाएगा? शेर को खाएगा कोई? है इतना कलेजा? हाँ, शेर को खा सकता है। कौन खा सकता है? कीड़े मकोड़े। तो वो फिर आ गए आपके अपघटक। ठीक है, इस तरह से वो पूरा जाल फैलता है, वो एक जाल बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, जिसको हम लोग हार्बियर बोलते हैं, वो किस स्तर पे आते हैं? तो प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, मनुष्य आता है द्वितीयक उपभोक्ता है मनुष्य, क्योंकि बकरी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, बकरी खाते हैं जी। आए, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण किस क्रम में होता है? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, फूड चेन, उसमें ऊर्जा का हस्तांतरण किस तरह में होता है, बताना है कौन किसको खा रहा है। रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। अब उत्पादक, उत्पादक मतलब वही घास फूस। ठीक है, उत्पादक घास हो गया, फिर घास को किसने खाया? शाकाहारी जीव, जैसे बकरी। ठीक है, बकरी को किसने खाया? मांसाहारी जीव, जैसे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को कौन खाएगा? अगर बाघ खाएगा तो ठीक, नहीं तो बाघ तो आजकल खा नहीं पाएगा, तो क्या होगा? अंत में हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, फिर या तो दफना दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे। बच के क्या करोगे? अभी मर जाओ यार। अच्छा मरोगे तो फिर दफना दिए जाओगे या फिर जला दिए जाओगे। उसके बाद आपका क्या होगा? जो कंकाल बचेगा या होगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलेगा, फिर उसको सूक्ष्म जीव खा जाएंगे, तो वो अपघटक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट अपघटक हो। अपघटक मतलब आपका वही जीव, कीड़े मकोड़े सब, सूक्ष्म जीव सब, और उसके बाद डायरेक्ट मांसाहारी तो नहीं होगा, उसके बाद घास आता है। ठीक है, तो अपघटक के बाद होता है उत्पादक। देखिए, सबसे पहले अपघटक सूक्ष्म जीव, उससे फिर उत्पन्न होता है घास, घास से उत्पन्न होता है फिर शाकाहारी, शाकाहारी से होता है फिर मांसाहारी, और मांसाहारी से फिर अपघटक। समझ गए ना बात को? हाँ, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? चलिए बताइए, कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? देखिए, यहाँ पे आपको बाबा जी मिल गए हैं। बाबा जी, चलिए बाबा जी के पास, यही बताएंगे। बेटा मेरे पास सब समस्त दुनिया का ज्ञान है, यही बोलता है। कौन? उपरोक्त सभी, क्योंकि सब कोई इसी में समाहित है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र, झील भी आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जंगल भी पारिस्थितिकी तंत्र है, रेगिस्तान भी पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसको हैं? जहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है, तो झील हो, चाहे जंगल हो, चाहे रेगिस्तान हो, सब जगह बहुत सारे जीव रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट भाषा में बताता हूँ। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल, हिंदी में बोलते हैं एक दिशा में। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यार मैं अभी रनिंग करके आया हूँ मॉर्निंग वॉक से, पूरा ना गंजी वगैरह भीग गया है, और ऊपर से एक्सरसाइज भी किया हूँ, बस डिप्स वगैरह भी लगाया हूँ, पुशअप्स वगैरह। अब जाके थोड़ा सा आराम करके नहाऊंगा, उसके बाद मंदिर जाऊंगा। तो हमारा है, क्या पता मंदिर में कोई भेंट हो जाए। ठीक है, अच्छी लड़की। अच्छा चलिए मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शरीफ लड़का हूँ। अच्छा, कितना शरीफ हो तो सब कोई जानता है। रियलिटी में शरीफ हूँ। नेक्स्ट है हमारा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का क्या कार्य होता है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का क्या काम होता है? अपघटक वही सूक्ष्म जीव हो। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या करता है? मृत जीवों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, सड़ जाओगे या दफना दिए जाओगे तो वो आपको खाने का काम करेगा, हम लोग को खाने का काम करेगा। ज़्यादा खुश मत हो, सब कोई मरेगा, हम भी मरेंगे, तुम भी मरेगा। ठीक है, मतलब सॉरी, आप भी मरेंगे, तुम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सब कोई मरेगा, याद रखना, हर कोई मरेगा। कोई जल्दी मरेगा, कोई लेट से मरेगा ना। चलो भाई, टेंशन मत लो, सबको मरना ही है, तो काहे कष्टम काहे करतम। नेक्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच संबंध को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच जो विभिन्न संबंध होते हैं, ठीक है, विभिन्न घटकों के बीच, उसको पारस्परिक संबंध बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी क्षेत्र में जीवों का समुदाय नहीं, किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों का समूह को ही हम लोग बोल देते हैं जनसंख्या। जैसे मनुष्य की जनसंख्या, वो हम लोग बोल रहे हैं कि मनुष्य की जनसंख्या, इसमें भेड़ बकरी को नहीं ना जोड़ेंगे, खाली मनुष्य रहेगा।
ठीक है जी। बोलेंगे कि मनुष्य की जनसंख्या में झारखंड में 3,29,88,134 व्यक्ति है, ठीक है, रियलिटी में है। तो इसमें क्या भेड़ बकरी को भी काउंट कर दिया? नहीं, केवल मनुष्य। तो वही पूछा गया है कि जनसंख्या क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के जीवों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों का समूह या संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे यार, नहीं समझेंगे गजब बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध को क्या कहते हैं? तो देखिए दो घटक हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक, ठीक है, ये दो घटक हैं। इसके बीच संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसके बीच का जो संबंध होता है इसी को पारस्परिक संबंध बोलते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब प्राकृतिक संसाधन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, ठीक है। चलिए करते हैं। सतत विकास क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास क्या है? तो जो विकास हमारी वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में उपयोग करें और ऐसा विकास जो हमारा काम में आए और भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाए, उसको सतत विकास बोलते हैं, ठीक है। विकास को वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता करता है, इसको सतत विकास बोलते हैं। नहीं 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 बाबा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करता, मतलब कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित करता है, ठीक है। पर्यावरण का ऐसा उपयोग जो हम भी उपयोग करें और हमारे आने वाली पीढ़ी पर कोई नुकसान न पहुंचे, इसी को सतत विकास बोलते हैं, यानी कि उनकी खुशियों से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का मुख्य स्रोत या उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, उसको सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों हम लोग सुरक्षा करते हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए, नहीं यार, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए, ठीक है, या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना या प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना, ठीक है। तो क्या होगा? उपयोग करना, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा करना। एक मिनट में आता हूँ तुरंत थोड़ा सा। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए सतत विकास करना है तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पर्यावरण की रक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है, मतलब कि जिसको हम लोग दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते? तो सूर्य का प्रकाश तो डेली उत्पन्न होता है ना, खत्म होता ही नहीं है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा, कोयला खत्म नहीं होगा। अरे बॉस क्या बात करते हैं, कोयला एक बार खत्म हो गया ना तो फिर दुनिया में और कभी कोयला नहीं उत्पन्न हो पाएगा, जब तक कि पृथ्वी का विनाश ना हो, उसके बाद फिर से डेवलप ना हो नया पृथ्वी। समझ रहे हैं बात को? हाँ, जल को उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन कोयला को नहीं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी एक बार खत्म हो गया ना तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अगला है, सतत विकास के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? ये सतत विकास का टॉपिक थोड़ा सा टफ रहेगा। सतत विकास के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? तो देखिए, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना, यही सतत विकास है। इसी को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यूनिट 4 आता है। आपके टोटल 8 यूनिट पढ़ने, कई गो 8 गो यूनिट पढ़ना है। 4 को इस वीडियो में करेंगे, 4 को नेक्स्ट वीडियो मंदिर से आके मैं करवाऊंगा, ठीक है। अरे यार मुझे लगता है विटामिन की कमी हो गई है मुझे चलिए विटामिन की कमी को पूरा करना है बस। ये गाना है ना कि विटामिन के कमी बा, कैसा गाना है यार भोजपुरी में? तो नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब विविधता, ठीक है, जैव विविधता, और इट्स मतलब इसका सुरक्षा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए सागर भाई साहब। इसमें तो क्वेश्चन और बड़ा है यार, हाँ बहुत बड़ा है रियलिटी में। तो देखिए इसमें मैं डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता संरक्षण क्या है, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण क्या है?
तो विभिन्न प्रकार के जीवों की रक्षा करना ही जैव विविधता संरक्षण है। विभिन्न प्रकार के जीवों की रक्षा करना जैव विविधता संरक्षण है। ठीक है, अगला है जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है जैव विविधता का संरक्षण क्यों करेंगे, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, देखिए मुझे ना थोड़ा लेट हो जा रहा है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कोई क्वेश्चन है कर लीजिए और मैं जा रहा हूँ, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और देखिए मैं फीस वगैरह नहीं लूँगा, लास्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है, और वो भी जिसको देने का मन रहेगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं इसी तरह से आपको सॉफ्ट कॉपी गेस्ट पेपर के फॉर्म में देता रहूँगा डिजिटल। और नेक्स्ट सेमेस्टर से सेमेस्टर 5 से आप लोगों का गेस्ट पेपर आएगा फ्री में, ऑनलाइन गेस्ट पेपर दूंगा फ्री में यार। ठीक है, एक भी रुपया नहीं, मैं पढ़ाई को एजुकेशन को मनी लेस कर दूंगा एकदम। ठीक है, एजुकेशन का पैसा का बहुत कम संबंध रहेगा, पढ़ाई का मैं फ्री कर दूंगा एकदम। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि लगभग मैंने इस टॉपिक पे एनवायरमेंटल साइंस पे बैक पे 20 वीडियो बना चुका है। आप सबको अगर सर्च मारिएगा ज्ञान सागर चैनल का नाम लेके तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ माई रियल नेम, माई रियल नेम इज सागर साव। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, एक दिन टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए।